बात की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश में कोडीन वाले कफ सिरप को लेकर बवाल मचा हुआ है। हंगामा क्यों है बरपा, उसका बैकग्राउंड भी समझने की जरूरत है। कोडीन वाला सिरप वैसे तो एक सामान्य दवा है जो डॉक्टर खांसी के लिए देते हैं, लेकिन इसमें जो कोडीन होती है वो होती तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वो एक नशीला पदार्थ भी है। यह दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से बेचते पकड़े गए नशे के लिए। पुलिस का आरोप है कि एक बहुत बड़ा गिरोह यह सिरप अवैध तरीके से इकट्ठा कर रहा था। आरोप है कि वो दवा कंपनियों से सिरप लेते थे, लेकिन उसे अस्पतालों या दुकानों तक नहीं पहुंचाते थे, बल्कि छुपाकर एक तरह से नशे का कारोबार कर रहे थे। और यह सिरप उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल और बांग्लादेश तक स्मगल किया जा रहा था और शायद वहां से आगे भी जाता था। और आशंका 1000 करोड़ के अवैध कारोबार की जताई जा रही है। अक्टूबर में सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें चिप्स नमकीन की बोरियों में छुपाकर लाखों बोतलें सिरप की भरी पाई गई थी। उसके बाद छापे मारे गए और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। मुख्य आरोपी बताए जा रहे विभोर राणा और शुभम जायसवाल और उनके साथी। कह रहे हैं शुभम जायसवाल शायद दुबई भाग चुका है। गोदामों से ढेर सारी सिरप की बोतलें बरामद होने का दावा किया गया है। तो सारा हंगामा इसको लेकर मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि राज्य को नशा मुक्त बनाएंगे और कोई आरोपी नहीं बचेगा। राजनीति में भी बहस हो रही है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन पुलिस और सरकार ने बड़ा क्रैकडाउन किया है ताकि यह धंधा बंद हो और यूपी विधानसभा में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के अवैध कारोबार पर हंगामा मचने के बाद समाजवादी पार्टी ने होर्डिंग और पोस्टर वॉर शुरू कर दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाकर इस मामले में बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला गया और पीडीए और एनडीए का मतलब समझाने की कोशिश की गई। पोस्टर पर एक तरफ सपा तो दूसरी तरफ बीजेपी लिखकर उसके नीचे पीडीए और एनडीए का फुल फॉर्म बताने की कोशिश की गई। कोडीन कफ सिरप पर पोस्टर यहां पर वॉर जारी है और समाजवादी पार्टी जो है अब पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। होर्डिंग पर सपा की तरफ से लिखे पीडीए में पी का मतलब पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी का मतलब डेवलपमेंट और ए का मतलब अलायंस बताया गया। इस फुल फॉर्म के साथ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसी होर्डिंग पर दूसरी तरफ बीजेपी लिखकर या भाजपा लिखकर बुलडोजर और कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और कोडीन युक्त सिरप पीकर बुलडोजर को खून की उल्टी करते हुए दिखाया गया। बीजेपी के नीचे एनडीए लिखकर उसका मतलब बताया गया। समाजवादी पार्टी की इस होर्डिंग पर एनडीए में एन का मतलब नेशनल ड्रग, डी का मतलब डिफॉल्टर और ए अक्षर का मतलब अलायंस लिखा नजर आया। नेशनल ड्रग, उसके बाद डिफॉल्टर, माफिया, अलायंस और कोडीन सिरप का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बनाया गया है। होर्डिंग पर एनडीए की तरफ बुलडोजर, महंगी और लग्जरी कारें और इस मामले में आरोपी आलोक सिंह सिपाही की आलीशान कोठी की तस्वीर लगी नजर आई और तंज भरे अंदाज में बीजेपी पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले इस मामले पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ और शीतकालीन सत्र के दौरान हर रोज यह मुद्दा विधानसभा में गूंजता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर न सिर्फ कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों के नाम लिए, बल्कि उनके जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि तमिलनाडु की फार्मा कंपनी में कोडीन केमिकल से बने कफ सिरप से दूसरे राज्यों में तो मौतें हुई, लेकिन यूपी में किसी की मौत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई और विधानसभा में जानकारी दी कि पुलिस की जांच के दौरान नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की तस्करी के मामले में 77 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन विधानसभा में सरकार का पक्ष रखते समय उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों का संबंध समाजवादी पार्टी से होने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने अमित यादव नाम के आरोपी का सीधा रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ होने का दावा किया। मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। अखिलेश यादव के साथ आरोपी अमित यादव की तस्वीर दिखाते ही समाजवादी पार्टी के विधायक आग बबूला हो गए। उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की। सीएम ने भरोसा दिया कि कफ सिरप तस्करी मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी का भी करीबी क्यों ना हो।
हालांकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोलती रही। सियासी घमासान के बीच इस मामले की जांच कर पुलिस टीम ने शुभम जायसवाल नाम के आरोपी पर शिकंजा कस दिया और फरार चल रहे शुभम जायसवाल पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी। इससे पहले उन पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने शुभम समेत फरार चल रहे उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक शुभम जायसवाल, अमित जायसवाल, दिवेश जायसवाल और आकाश पाठक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अमित, दिनेश और आकाश के नाम से फर्जी फार्मा कंपनियां बनाई गई थीं और उन कंपनियों के जरिए ही नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी बड़े पैमाने पर की गई और दावा किया गया कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को नेपाल और बांग्लादेश तक भेजकर मोटी कमाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह की परतें खोल रही एसटीएफ की टीम की जांच के दौरान लखनऊ वाले गोदाम की भी जानकारी मिली और सूत्रों के मुताबिक यह पता चला कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अमित टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक इमारत की बेसमेंट में गोदाम बना रखा था। सूत्रों ने बताया कि फर्जी फार्मा कंपनियों के नाम पर दिल्ली, गाजियाबाद और हिमाचल प्रदेश से मंगवाए गए कफ सिरप को ट्रकों के जरिए मंगवाकर इसी गोदाम में रखा जाता था। इसके बाद कफ सिरप को अलग अलग ट्रकों के जरिए बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल होते हुए नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता था। लेकिन कफ सिरप की तस्करी के लिए भेजे गए एक ट्रक की वजह से ही इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया और दवा की आड़ में नशे के इस बड़े अवैध कारोबार की परतें खुलनी शुरू हो गई। हुआ यह कि 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चेकिंग के दौरान एक ट्रक पुलिस को मिला था। ट्रक में चिप्स और नमकीन के पैकेट भरे हुए थे। उन पैकेटों के नीचे कफ सिरप की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक पेटियों में 1,19,000 कफ सिरप की शीशियां रखी हुई थी। उन शीशियों को झारखंड के रांची में मौजूद शैली ट्रेडर्स नाम की फर्म तक पहुंचाया जाना था। पुलिस के मुताबिक वो ट्रक यूपी के गाजियाबाद से लोड होकर सोनभद्र के रास्ते झारखंड जा रहा था। वहां से कफ सिरप को बांग्लादेश भेजा जाना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उस ट्रक को पकड़ लिया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी थी और पूछताछ के साथ ही पुलिस की एक टीम ने पकड़े गए आरोपियों के फोन कॉल और जीपीएस लोकेशन खंगाली। जांच आगे बढ़ी तो ट्रक की सप्लाई लाइन वाराणसी तक पहुंची। इसी दौरान एक ट्रक रांची में भी पकड़ लिया गया था। जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ ने 3 नवंबर को सोनभद्र और रांची से मिले सुराग पर गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी में छापेमारी की। वहां से कफ सिरप की 1.5 लाख से ज्यादा शीशियां जब्त की गई। इस दौरान एसटीएफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें 17 लोगों के नाम शामिल किए गए थे और उनमें शुभम जायसवाल का नाम सबसे ऊपर था। इसी वजह से एसटीएफ ने दवा कारोबारी शुभम जायसवाल को इस गिरोह का आरोपी मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि शुभम जायसवाल अपने पिता भोला प्रसाद जायसवाल के साथ मिलकर यह पूरा रैकेट चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने रांची में शैली ट्रेडर्स और वाराणसी में न्यू वृद्धि फार्मा नाम से फर्जी फार्मा कंपनियां बना रखी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में एसटीएफ को यह जानकारी मिली कि ये दोनों कंपनियां फर्जी बिल, फर्जी लाइसेंस और नकली दस्तावेजों पर चल रही थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी उसका दायरा यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया। एसटीएफ ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि इस गिरोह ने वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में अपना नेटवर्क फैला रखा था और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को अवैध तरीके से नेपाल और बांग्लादेश तक भेजते थे। 22 नवंबर को इस पूरे खेल में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम के बड़े अफसरों ने विभाग की भूमिका भी संदिग्ध मानी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि सिर्फ कागजों पर चल रही फर्जी फर्मों की जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के अफसरों को भी थी। 28 नवंबर को इस मामले में शुभम जायसवाल के करीबी बताए जा रहे अमित टाटा को गिरफ्तार किया गया था। 30 नवंबर को एसटीएफ ने शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था। 2 दिसंबर को एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही और शुभम जायसवाल के करीबी बताए जा रहे आलोक सिंह को भी एसटीएफ ने पकड़ लिया था। यानी एसटीएफ ने न सिर्फ यूपी के अलग अलग जिलों में इस गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया, बल्कि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी की और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह को पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिश की थी। हालांकि गिरफ्तारी से पहले इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार हो गए, लेकिन एक ट्रक के पकड़े जाने से शुरू हुई जांच का दायरा इतना बढ़ गया कि इस मामले में एसटीएफ और एसआईटी के साथ केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई।
यूपी में कुल 128 एफआईआर दर्ज की गई, लगभग 1200 ड्रग लाइसेंस रद्द किए गए, 70 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गिरोह के तार यूपी के अलावा पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु से लेकर बांग्लादेश और दुबई तक जुड़े पाए गए। मतलब दवा के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को उन जगहों पर बेचा गया जहां इसे नशे की तरह इस्तेमाल किया गया और हजारों करोड़ का मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया। इसी वजह से कफ सिरप की तस्करी के इस मामले में जांच के लिए ईडी की भी एंट्री हो गई। यूपी पुलिस की एसआईटी जांच से मिले इनपुट के आधार पर ईडी ने 3 दिसंबर को 67 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, विष्णु अग्रवाल और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक साथ 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापा मारा और सबूत जुटाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के हाथ फर्जी फार्मा कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, नकली बिल और बैंकों की पासबुक लगी थी और जांच के बाद दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार हिंदुस्तान के कई राज्यों से निकलकर विदेश तक पहुंच गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क को शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति चला रहे थे और वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले। लेकिन जैसे ही कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार का पुलिस ने पर्दाफाश किया, शुभम जायसवाल दुबई भाग निकले। पुलिस ने दावा किया कि उनके गिरोह की जड़ें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में फैली हैं। शुभम जायसवाल का नाम तब सामने आया जब 18 अक्टूबर को सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक को रोका था। जांच के दौरान पुलिस ने चिप्स की बोरियों में करीब 3 करोड़ रुपए के कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी और उस दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त यह आशंका जताई गई थी कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप को नेपाल के रास्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन जब यूपी एसटीएफ की टीम ने मामले की जांच की तो कफ सिरप के तार वाराणसी के दवा कारोबारी शुभम जायसवाल से जुड़ गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वाराणसी से कफ सिरप का अवैध कारोबार करने के लिए नेटवर्क तैयार किया था। उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ उन्होंने अपने नेटवर्क को मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम तक पहुंचाया। दावा किया गया शुभम जायसवाल ने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान होते हुए अपना नेटवर्क दुबई तक पहुंचा दिया। कोडीन कफ सिरप में उनका नाम सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन दावा किया गया कि यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आने से पहले ही 5 नवंबर को शुभम जायसवाल अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो गए थे। उसके बाद कफ सिरप के अवैध कारोबार की जांच में जुटी ईडी की टीम ने वाराणसी में मौजूद उनके 2 घरों पर छापेमारी की थी। सबसे पहले प्रहलाद घाट स्थित घर पर ईडी ने नोटिस चिपकाया था। इसके बाद सिगरा इलाके में मौजूद उनके घर पर छापेमारी की गई थी। शुभम जायसवाल पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ की 89 लाख कोडीन कफ सिरप की शीशियां खरीदी और बेची थी। वाराणसी के ही 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर 84 लाख शीशियां कफ सिरप बेची गई थी। जिन मेडिकल स्टोर के नाम पर कारोबार दिखाया गया उनमें ज्यादातर मेडिकल स्टोर मिले ही नहीं, मतलब फर्जी थे। और जांच में पता चला कि शुभम जायसवाल और उनके साथी यूपी के कई जिलों में गोदाम बनाकर कोडीन कफ सिरप का स्टॉक जमा करते थे। इसके बाद वहां से दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। दावा किया गया उन कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था और जांच में पता चला कि कोडीन कफ सिरप की सप्लाई बंद हो चुकी कई दवा कंपनियों को की गई थी। शुभम जायसवाल के दुबई भागने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल की तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 30 नवंबर को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि वो थाईलैंड और वहां से दुबई भागने की तैयारी में थे। आरोप है कि शुभम जायसवाल के साथ उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल भी नकली बिल के आधार पर बड़े पैमाने पर कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार करने में जुटे थे। और जांच के दौरान भदोई, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में करीब 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन की बात सामने आई। इस सबके बीच कुछ रोज पहले कफ सिरप के अवैध कारोबार में आरोपी शुभम जायसवाल ने एक वीडियो भी जारी किया था और उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। शुभम जायसवाल ने दावा किया कि उन्होंने कोई जहरीला कफ सिरप नहीं बेचा और न ही उनके कफ सिरप से किसी बच्चे की मौत हुई। फेंसिडिल कफ सिरप ना ही प्रतिबंधित है, ना ही जहरीली है, ना ही किसी भी तरह की नारकोटिक श्रेणी में आती है। आप मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो भारत सरकार ने जारी किए हुए हैं। कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के आरोपी बताए जा रहे शुभम जायसवाल ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप के मुद्दे पर हुए हंगामे का भी जिक्र किया।
और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। शुभम जायसवाल ने इस बात का भी दावा किया था कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। और तो और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि उनके पास कोडीन कफ सिरप बेचने और खरीदने वालों की हर छोटी बड़ी जानकारी मौजूद है। अपनी सफाई में शुभम जायसवाल ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जिक्र किया और उनसे इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की। तो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कृपा करके इस तरीके की राजनीति ना करें और ना ही लोगों को आप भ्रम में डालें। शुभम जायसवाल ने दावा किया कि उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। और अपनी सफाई में आरोपी शुभम जायसवाल ने औषधि विभाग के कई अधिकारियों पर पैसों के लिए परेशान करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि औषधि विभाग के अधिकारियों ने कई बार उनसे पैसों की डिमांड की थी, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया था। उनके मुताबिक पैसे देने से मना करने के बाद उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई। शुभम जायसवाल ने आरोप लगाया कि औषधि विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर उन पर केस दर्ज करवाए। सौरभ त्यागी से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी जबरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिए थे क्योंकि वो मुझसे पैसे की डिमांड करते थे। आखिर में शुभम जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच करवाने की अपील की और मामले की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ ने आलोक प्रताप सिंह नाम के आरोपी को इस नेटवर्क का अहम हिस्सा बताया। आलोक सिंह यूपी पुलिस से बर्खास्त हो चुके सिपाही हैं। वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं और कुछ रोज पहले यूपी एसटीएफ ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया था। लेकिन जब ईडी और यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में मौजूद उनके घर पहुंची तो अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के पास आलोक सिंह की करीब 7,000 वर्ग फीट में फैली एक आलीशान कोठी मिली, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई गई, जबकि वो एक बर्खास्त सिपाही हैं और इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक आलोक सिंह कोडीन कफ सिरप के अवैध नेटवर्क की बेहद अहम कड़ी थे। दावा किया गया कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड में कफ सिरप का अवैध कारोबार करने के लिए दवा की 2 फर्जी कंपनियां चलाते थे और कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार के नेटवर्क में आलोक सिंह का नाम सामने आने के बाद यूपी एसटीएफ ने उनकी कुंडली खंगालनी शुरू की और जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले आलोक सिंह सितंबर 2006 में 4 किलो सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यूपी पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था और वो नौकरी पर भी लौट आए थे। इसके बाद उन पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही और मारपीट करने के आरोप लगे थे। कई शिकायतें मिलने के बाद उन्हें 2019 में दूसरी बार बर्खास्त कर दिया गया था। सूत्रों ने दावा किया कि नौकरी से बर्खास्त होने के बाद वो ठेकेदारी करने लगे थे और दावा किया गया कि उसी दौरान आलोक सिंह शुभम जायसवाल के संपर्क में आए थे और कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़ गए थे। इस मामले में पुलिस ने 28 नवंबर को अमित कुमार सिंह उर्फ अमित टाटा नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया था और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अमित टाटा 100 करोड़ के अवैध कफ सिरप नेटवर्क के प्रमुख सप्लायर थे। दावा किया गया कि उनकी देखरेख में ही कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। अमित टाटा उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सुरेरी थाना इलाके में मौजूद भोड़ा सीतापुर गांव के रहने वाले हैं और वो वहां के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले थे। सूत्रों ने दावा किया कि वो काली कमाई से जुटाई दौलत का इस्तेमाल चुनाव लड़ने में करने वाले थे। हालांकि कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से पर्दा उठने के बाद यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड सहारनपुर के रहने वाले विभोर राणा नाम के व्यक्ति हैं। जांच के दौरान पता चला कि 2016 में उन्हें कफ सिरप मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिला था और आरोप है कि अपनी कंपनी की आड़ में विभोर राणा कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार करने में जुड़ गए थे। सूत्रों के मुताबिक विभोर राणा ने अपने नेटवर्क से शुभम जायसवाल को जोड़ा। इस मामले में यूपी के 31 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस ने कोडीन कफ सिरप की 3.5 लाख शीशियां जब्त कर ली हैं, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के अमेठी में औषधि विभाग ने विशेष अभियान चलाया और वहां 2 मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान औषधि विभाग के अधिकारियों को कोडीन कफ सिरप की अवैध सप्लाई की जानकारी मिली और छापेमारी के दौरान अमेठी के तिलोई कस्बे में मौजूद रंजन मेडिकल स्टोर से कोडीन कफ सिरप की करीब 1,500 शीशियां बरामद की गई। सप्लाई चेन की जांच के बाद पता चला कि मेडिकल स्टोर से कोडीन कफ सिरप की खेप शाहमऊ के पीयूष मेडिकल स्टोर को भेजी गई थी। जिले में अभी तो हमारे यहाँ 1500 बोतल मिली थी और अनियमितता पाई गई है ना, तो उसमें विभागीय कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन कर दिया गया। आशंका जताई गई कि कोडीन कफ सिरप अलग अलग लोगों को बेचा गया
उसका इस्तेमाल नशे के लिए किया गया। इस मामले में औषधि विभाग ने दोनों मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी। और अमेठी ही की तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी पुलिस के साथ मिलकर औषधि विभाग की टीम ने कोडीन कफ सिरप की अवैध बिक्री करने वालों पर लगाम कसने के लिए छापेमारी की और अक्षत यादव और अजीत यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने अपनी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए के कोडीन कफ सिरप की फर्जी बिक्री की थी। के अनावरण के लिए अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। विवेचना के दौरान 2 अभियुक्त अक्षत और अजीत को गिरफ्तार किया गया, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसी तरह एटा के अलीगंज थाना इलाके में मौजूद करीब आधा दर्जन गांवों में कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबारियों को लेकर औषधि विभाग ने एक्शन लिया। दावा किया गया कि वहां एक गोदाम में बड़ी संख्या में नकली कोडीन सिरप की शीशियां बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में हुए रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी, साथ ही 15 लाख रुपए के बॉन्ड पर शर्तों के साथ जमानत दे दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर ई रिक्शा चलाने वाले एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी मच गई। बाद में उनके परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर उसे जैम कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पुरानी रंजिश की वजह से चाकू मारकर उनकी हत्या की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सामान ढोने वाली एक गाड़ी के ड्राइवर को जमकर पीट दिया गया। बताया गया कि उनके हॉर्न बजाने पर एक कार में सवार लोग भड़क गए और उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। मारपीट करने वाले लोगों की कार पर पार्षद लिखा होने का दावा किया गया। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं वाइस चांसलर के आदेश पर विशाखा कमेटी को जांच के आदेश दे दिए गए। इधर दिल्ली में फुटबॉल की कोचिंग देने वाले एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति पर बीजेपी की एक पार्षद का गुस्सा भड़क गया। रेणु चौधरी नाम की पार्षद ने हिंदी भाषा नहीं सीखने पर उस व्यक्ति को खूब खरी खोटी सुनाई और तो और अफ्रीकी मूल के वो कोच जिस पार्क में बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं उसे छीनने की भी धमकी दे डाली। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी से पार्क छीन लो। बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी की चेतावनी को कुछ लोगों ने मजाक समझ लिया और हंसने लग गए, लेकिन पार्षद ने साफ किया कि उनकी बात को हल्के में लेने की गलती ना करें। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हूँ ये। बोला था नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली के पटपड़गंज इलाके का रहा और वहां से पार्षद रेणु चौधरी ने हिंदी न बोलने पर अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच को धमका दी। जानकारी के मुताबिक उस कोच ने दिल्ली नगर निगम से एक पार्क किराए पर लिया है और उसमें वो बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देते हैं, लेकिन पार्षद रेणु चौधरी ने दावा किया कि कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी उस कोच ने हिंदी भाषा नहीं सीखी। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। रेणु चौधरी ने अफ्रीकी मूल के उस फुटबॉल कोच को हिंदी सीखने के लिए 1 महीने का वक्त दिया। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दे दी कि अगर वो इस दौरान हिंदी नहीं सीख पाए तो नगर निगम का पार्क उनसे छीन लिया जाएगा। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात करने। बीजेपी पार्षद के इस फरमान ने उस फुटबॉल कोच की मुश्किलें बढ़ा दी। बताया गया कि वो 15 साल से दिल्ली में रहते हैं और बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, लेकिन बीजेपी पार्षद ने जब उन्हें हिंदी सीखने के लिए धमकाया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। भेदभाव के आरोप लगने लग गए। इसके बाद बीजेपी ने अपनी पार्षद को तलब किया और इस मामले पर उनसे सफाई मांगी। इसी के बाद पार्षद रेणु चौधरी ने खेद भी जताया। निगम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनकी शिकायतें सुनना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी को करते हुए मैं उसका पालन कर रही थी। अगर मेरे शब्दों से किसी को भी दिक्कत हुई है उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। पार्षद ने दावा किया कि अफ्रीकी मूल के वो फुटबॉल कोच नगर निगम के जिस पार्क में कोचिंग देते हैं उसका कई महीनों का किराया बकाया है। उनके मुताबिक हिंदी नहीं आने की वजह से कोच और अधिकारियों के बीच ठीक से बातचीत नहीं हो पाती, इसीलिए उन्होंने उन्हें हिंदी सीखने की सलाह दी थी। सवाल की एक बात यह कि लोकल भाषा सीखनी ही होगी वाला मामला दिल्ली तक भी पहुंच गया तो बवाल हो गया, क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी की पार्षद ने अफ्रीकी मूल के फुटबॉल कोच को ही हड़का दिया कि यहां के बच्चों को निगम के पार्क में फुटबॉल सिखा रहे हो तो हिंदी तो सीखो, सीखनी पड़ेगी।
हालांकि बाद में पार्षद मैडम ने अपने रवैये पर खेद जता दिया, लेकिन अब नेता लोग भी ये कहने लगेंगे क्या? हिंदी सीखो का क्या मतलब? बता रहे हैं कि वो कोच कई साल से बच्चों को वहां पार्क में फुटबॉल सिखाते हैं, तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। और चलो थैंक यू नहीं बोलना चाहते हो, किराए पे उन्होंने पार्क लिया है, आपको लगता है कि वो अपने स्वार्थ में ये काम कर रहे हैं, तब भी ये हिंदी बोलनी ही होगी वाली बात कोई नेता कैसे बोल सकता? कितने सारे देशों में भारतीय रहते हैं, वहां पर उनके साथ ऐसा सलूक हो जाए तो झंडा लेकर प्रदर्शन हो जाएगा, और यहां पार्षद ही ये कर रहे हैं। कोई आए ना फिर यहां पर हमारे, और तमिलनाडु में जाए तो पहले तमिल सीखे, ओडिशा में जाए उड़िया सीखे। जिस बात पर हिंदी भाषियों को ही विरोध झेलना पड़ता है, वही चीज हिंदी के नाम पर होगी। और वैसे अगर ये फुटबॉल कोच अफ्रीकी मूल के नहीं होते और गोरे होते, तो यूरोप के होते, इंग्लैंड के होते, अमेरिका के होते, तो ऐसा लगता है आप भी उनसे इंग्लिश में बात करने नहीं पहुंच जाते। उनको बोलते कि पार्क का इस्तेमाल करना है तो पहले जाकर हिंदी सीख कर आओ, उनको बोलते। हर विदेशी के साथ तो ऐसा रवैया नहीं दिखाते लोग। अफ्रीकी मूल के हैं तो आप कुछ भी बोल दोगे, भले कोई माने ना इस बात को, लेकिन रंग भेद तो यहां भी कम नहीं भरा हुआ। अच्छा हुआ पार्षद जी ने खेद प्रकट कर दिया, लेकिन बस बात इतने से खत्म कर देने से बात बनेगी नहीं। इस रवैये की कड़वी हकीकत को आईने में देखने की जरूरत है। 100 बात की एक बात। उधर ओडिशा के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। ओडिशा के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। जानकारी के मुताबिक उनमें कई नक्सलियों पर 5 लाख से 40 लाख तक का इनाम था। उन्होंने एक साथ पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की एक हथियार फैक्ट्री को सुरक्षा बल ने ध्वस्त करने का दावा किया। हथियारों के कारखाने में बड़ी संख्या में बने हुए हथियार भी बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षा बल ने जब्त करने का दावा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल के रवैये पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें चिट्ठी लिखने को मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच उद्योगपतियों के संगठन सीटीआई यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने की मांग की। सीएसटी के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी 18% के बजाय 5% करने की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के कई करीबियों की संपत्तियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। बताया गया ये कार्रवाई उन इमारतों, मकानों और दुकानों पर की गई जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, और इसके लिए खुदाई करने वाली कई मशीनों की मदद ली गई। प्रशासन ने बरेली के फरीदपुर चौधरी इलाके में मौजूद एक मैरिज हॉल को भी जमींदोज कर दिया। ये मैरिज हॉल समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग का बताया गया। उन्हें मौलाना तौकीर रजा की बेहद करीब माना जाता है। इस दौरान वहां पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे ताकि कोई बवाल ना हो सके। प्रशासन के मुताबिक नोटिस भेजने के बावजूद वहां निर्माण कराया जा रहा था, और इस बीच पुलिस ने अपनी जांच के हवाले से दावा किया कि जिस मैरिज हॉल को ढहा दिया गया वहां 26 सितंबर को हुई हिंसा से पहले एक अहम बैठक हुई थी, और पुलिस के मुताबिक उस बैठक में ही बरेली हिंसा की साजिश रची गई थी। दावा किया गया कि हिंसा की पूरी प्लानिंग के लिए मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोग उसी मैरिज हॉल में पहुंचे थे। एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई थी जिसमें कि मौलाना तौकीर रजा स्वयं यहाँ पर उपस्थित था। मीटिंग से रिलेटेड कई सारी जानकारी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है। बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद अचानक हिंसा भड़क गई थी। ये बवाल आई लव मोहम्मद के पोस्टरों पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच हुआ था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की थी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस हंगामे के लिए मौलाना तौकीर रजा को जिम्मेदार बताया गया था। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में कोलकाता में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। वहां विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों के लोग बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के दफ्तर के बाहर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। ये बांग्लादेश कमीशन हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। हमारा हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर भारी तादाद में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, लेकिन पुलिस के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। उनमें कई लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। फिर तो पुलिस कर्मियों ने पूरी ताकत से उन बैरिकेड को पकड़ लिया और जबरदस्त सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की। तभी उनमें कुछ लोगों ने बैरिकेड को खींचकर सड़क पर गिरा दिया।
और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वहां प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों के लोग डटे रहे और वो लोग बैरिकेड को उठाकर फेंकते नजर आए। इस दौरान उन लोगों ने एक पुतला फूंका और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। वहां पुलिस से झड़प के बीच कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ लोगों को तो पुलिस कर्मियों ने दौड़ाना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि इस बीच पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। साढ़े ना के लाठीचार्ज शुरू कर दिया, फिर ये देखिए सारा शरीर पे। वो लोग वहां मौजूद पत्रकारों को अपनी चोट दिखाते नजर आए। पुलिस लाठीचार्ज करेছে। দেখুন 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 কিভাবে মেরেছে। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त के बाहर पुलिस से हुई हिंसक झड़प के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया और पुलिसकर्मियों ने एक एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर वहां से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के सामने सड़क पर लेट गए और इसके बाद पुलिसकर्मी उन प्रदर्शनकारियों को जबरन सड़क से हटाने लगे, लेकिन उन लोगों ने पुलिस की वैन को घेर लिया। उनमें कुछ लोग तो वैन के ऊपर चढ़ गए और हाथों में भगवा झंडा थामकर नारेबाजी करते सुनाई दिए। बताया गया कि पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जा रही थी, इसलिए पुलिस की वैन को घेर लिया गया और प्रदर्शन कर रहे लोग वैन के आगे सड़क पर लेट गए। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बांग्लादेश में हिंसा में मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को न्याय दिलाने की मांग की। और कोलकाता की तरह दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि बांग्लादेश के उच्चायोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई। वहां बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके हाथों में बैनर और कई तख्तियां नजर आईं। वहाँ योजना बनाकर हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उन पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाकर उन पे नकेल कसी। बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और उन प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर की तरफ जाने से रोक दिया गया, लेकिन हंगामा करते हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इसी बीच उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड का एक घेरा तोड़ दिया और बांग्लादेश उच्चायोग के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की। इस बीच वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने सख्ती बरती। इसके बाद तो धक्का मुक्की शुरू हो गई और पुलिसकर्मी उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है यहाँ बसों में बैठा चुकी है और इन कार्यकर्ताओं को पकड़ के देखिए इस तरह की तख्तियों के साथ बैठे हुए बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए एक पुतला भी दहन किया। वहां प्रदर्शन उग्र होने के बाद उनमें कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। मुंबई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बिहार के किशनगंज में जमकर प्रदर्शन किया गया और भोपाल में प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारे लगाए। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। भोपाल के अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के संभल और राजस्थान के पाली में भी बांग्लादेश की सरकार के विरोध में कई हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए मुंबई में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। इधर यूपी के झांसी में एक मामूली झगड़े के बाद एक दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने बवाल कर दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर वहां काम करने वाले लोगों से मारपीट की। विरोध करने पर उन लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई। बाद में सभी आरोपी वहां से भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गुजरात के सूरत में थर्मोकोल के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसने आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में साइबर ठगी की जांच करते हुए एक महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जो लोगों को पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी दोबारा एक्टिव कराने के नाम पर ठगते थे। सौभाग्य की एक बात यह कि राजस्थान के जालोर से एक हैरान करने वाली खबर आई कि महिलाएं स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
पंचायत ने तय कर दिया है। जालौर के चौधरी समुदाय में सुन्नामाता पट्टी के नाम से एक इलाका है। वहां के 15 गांवों में समाज के बुजुर्गों और पंचों की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में सबने मिलकर फैसला लिया कि इन गांवों की बहु बेटियां यानी महिलाएं और लड़कियां अब कैमरे वाले स्मार्टफोन नहीं चला सकेंगी। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। अब सिर्फ पुराने वाले कीपैड फोन जिनमें कॉल और मैसेज आता है महिलाएं वही रख सकती हैं, और वो भी शादी ब्याह में, सामाजिक कार्यक्रम में या पड़ोसी के घर जाते समय तक फोन साथ ले जाना पूरी तरह बंद होगा, घर में ही रखना पड़ेगा। पंचायत वाले कह रहे हैं कि महिलाओं के पास स्मार्टफोन होता है तो छोटे छोटे बच्चे उसको हाथ में ले लेते हैं। बच्चे घंटों वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, इससे उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, रोशनी कम हो रही है, बच्चे मोबाइल की लत में पड़ रहे हैं। घर का काम करते समय माएं बच्चों को चुप कराने के लिए फोन दे देती हैं तो बच्चा ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसलिए यह रोक लगाई गई है ताकि बच्चों की आंखें और सेहत बच सके। पढ़ने वाली लड़कियां अगर जरूरी हो तो घर में ही स्मार्टफोन से पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन बाहर नहीं ले जा सकती। लेकिन पुरुष फोन से रख सकते हैं। बच्चों से स्मार्टफोन दूर रखने को लेकर तो दुनिया में कई जगह बात हो रही है, तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कंट्रोल बच्चों पर हो रहा है या महिलाओं पर हो रहा है, ये थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। पंचायतों में महिलाओं की कितनी चलती है तो सब जानते हैं, लेकिन लड़के रख सकते हैं, लड़कियां नहीं रख सकती, ये लॉजिक तो थोड़ा समझ से परे है। मर्द रख सकते हैं, महिलाएं नहीं रख सकती। बच्चों की लत से ज्यादा तो यह लग रहा है कि पुरुषों को जो महिलाओं को कंट्रोल करने की लत लगी हुई है, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है। क्योंकि राजस्थान में जालौर जिले की पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं और लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर बैन लगाने का फरमान सुना दिया। 26 जनवरी से वहां कह रहे हैं ये प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की गई, यानी 26 जनवरी के बाद उन 15 गांवों की महिलाएं और लड़कियां स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ये चौंका देने वाला मामला जालौर के सुन्नामाता पट्टी क्षेत्र का रहा। वहां चौधरी समुदाय की पंचायत में कैमरे वाले स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है। हैरान कर देने वाली बात यह कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। मतलब सभी पंच इस बात पर राजी हो गए कि महिलाओं को स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें कीपैड वाले फोन चलाने की इजाजत दी गई। पंचायत ने यह फैसला 15 गांवों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए लिया। हालांकि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को थोड़ी छूट दी गई। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। यानी पढ़ने वाली लड़कियां स्मार्टफोन का इस्तेमाल तभी कर सकेंगी जब वो अपने घर पर रहेंगी, घर के बाहर उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं होगी। इतना ही नहीं, पंचायत ने जो नियम बनाया उसके तहत कोई लड़की स्मार्टफोन लेकर अपने पड़ोसी के घर भी नहीं जा सकती। हालांकि नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा दी जाएगी इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन पंचायत ने साफ किया कि जालौर के सुन्नामाता पट्टी क्षेत्र में आने वाले 15 गांवों में उसका फैसला 26 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद उन गांवों की महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लग जाएगी। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती। और पंचायत ने इस फरमान के पीछे जो तर्क दिया वो लोगों के गले से नहीं उतरा, क्योंकि पंचायत के मुताबिक महिलाओं के पास स्मार्टफोन होने से उनका इस्तेमाल बच्चे भी करते हैं। दावा है कि इसीलिए बच्चों की आंखों के खराब होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह रही कि चौधरी समुदाय की पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं के स्मार्टफोन चलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। उधर मुंबई के पास ठाणे में एक कुत्ते के काटने से 5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में एक कुत्ते के काटने से घायल हुई एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि 5 साल की उस बच्ची को कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसके परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने उस बच्ची को रेबीज होने की आशंका जताई और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने निसार अहमद बोटा नाम के व्यक्ति के 2 मंजिला मकान को सील कर दिया। मकान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक निसार अहमद ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है और दावा किया गया कि उसने ड्रग्स तस्करी से मिले पैसों से मकान खरीदा था। यूपी के मुरादाबाद में भीषण कोहरे की वजह से 2 ट्रक आपस में टकरा गए। दावा किया गया कि जीरो विजिबिलिटी की वजह से एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया और फिर पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कई घंटों तक हाईवे ठप रहा।
उधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव के दौरान दौड़ लगाते वक्त यूपी के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा औंधे मुंह गिर गए। इस खेल महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने किया। वो खुद भी इस दौड़ में शामिल हुए, लेकिन 100 मीटर की इस दौड़ में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा बीच रास्ते में ही गिर गए। एक विधायक को पछाड़ने के चक्कर में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल गिर गए। इसके बाद आसपास खड़े लोगों ने आकर उन्हें सहारा दिया, लेकिन तब तक वो दूसरे प्रतिभागियों से काफी पिछड़ चुके थे और इस रेस से बाहर हो गए। जबकि दौड़ में शामिल केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद सबसे आगे रहे और उन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली। हालांकि बाद में हेमराज वर्मा के गिरने की खबर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। उनके विरोधियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर तंज कसना शुरू कर दिया और हमला बढ़ते देख हेमराज वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपने विरोधियों को जवाब दिया। उन्होंने पहले तो आरोप लगाया कि दौड़ते वक्त किसी ने उन्हें धक्का दे दिया था, इस वजह से ही उनका संतुलन बिगड़ गया था और वो जमीन पर गिर गए थे। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि गिरने के बावजूद उन्हें चोट नहीं लगी, वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बाद में हेमराज वर्मा ने अपने विरोधियों को जवाब दिया कि वो फिर दौड़ेंगे और इस बार वो जीत कर दिखाएंगे। इधर दिल्ली पुलिस ने एक्सपायर हो चुके सामान बेचने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक्सपायर हो चुके विदेशी खाने पीने के सामान बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह विदेश से आया महंगे ब्रांड का एक्सपायर हो चुका खाने पीने का सामान बेचता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और कई बच्चों के खाने पीने के सामान जब्त किए। ड्रग्स तस्करी मामले में ऋतिक बजाज नाम के आरोपी को दिल्ली पुलिस और सीबीआई दुबई से भारत ले आई। ऋतिक बजाज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। भारत से फरार होकर वो पहले थाईलैंड गया था, बाद में वहां से दुबई भाग गया था। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 29 दिसंबर तक रात और सुबह के वक्त घने कोहरे की संभावना जताई। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। उधर बीजेपी की एक नेता पर इंडिगो के एक कर्मचारी से बदसलूकी करने के आरोप लगने के बाद सियासत गर्मा गई। नाजिया खान नाम की बीजेपी नेता पर आरोप लगा कि उन्होंने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक कर्मचारी से बुरा बर्ताव किया और यह आरोप पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने लगाया। सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो में बीजेपी नेता नाजिया खान इंडिगो के कर्मचारी पर चीखती नजर आई थी। क्या कह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा मास पैसेंजर हूं मैं। एयरपोर्ट स्टाफ ने बीजेपी नेता नाजिया खान से उनकी परेशानी की वजह जाननी चाहिए, लेकिन उनका गुस्सा साथ में आसमान पर दिखा। उन्होंने इंडिगो के कर्मचारी को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। तो यहीं खड़ा रहेगा अभी अब्दुल्ला खान। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। इंडिगो का वो कर्मचारी चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, लेकिन नाजिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उस कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी की थी, जबकि इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक नाजिया खान ने इंडिगो के कर्मचारी से बुरा सलूक किया, उसके मुस्लिम होने की वजह से ये किया। हालांकि इंडिगो के कर्मचारी के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद बीजेपी नेता ने भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर के झुंड ने मुझे घेरना स्टार्ट किया और सबने इंडिगो को टैग करके कठमुल्लों ने कहा कि नाजिया को इंडिगो से ब्लैकलिस्ट कर दो। नाजिया खान ने भी इंडिगो से मांग कर दी कि वो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दे, यानी अपने विमानों में नाजिया के चढ़ने पर रोक लगा दे। क्योंकि अगर तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं किया तो जितनी बार मैं इंडिगो से ट्रैवल करूंगी और जितनी बार मुझे तुम्हारे मुसलमान एम्प्लॉय की जिहादी मानसिकता सामने आएगी, उतनी बार मैं वीडियो बना करके डालूंगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। नाजिया खान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता हैं और उन पर आरोप लगा कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्होंने बिना किसी गलती के इंडिगो के कर्मचारी को भला बुरा कह दिया था। जबकि बीजेपी नेता ने इंडिगो के 3 मुस्लिम कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की थी और नाजिया ने इंडिगो से मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी न देने की अपील कर दी। इंडिगो के मालिक जो भर करके भंडार लगा रहे हैं मुसलमान एम्प्लॉयज का, या तो उसको कंट्रोल करना सीख ले और या तो फिर मुस्लिम एम्प्लॉय को अपॉइंट करना बंद कर दें, क्योंकि हम जैसे लोग चुप तो नहीं रहेंगे।
इस मुद्दे पर इंडिगो का पक्ष तो सामने नहीं आया, लेकिन सियासी बखेड़ा जरूर खड़ा हो गया, क्योंकि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नाजिया पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इंडिगो से नाजिया के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर दी। उधर ओडिशा के कुछ कुश्ती खिलाड़ियों के ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठकर सफर करने के वीडियो पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। दावा किया गया कि ट्रेन में सीट न मिलने की वजह से ओडिशा के 18 खिलाड़ियों को जनरल डिब्बे के टॉयलेट के पास बैठकर यात्रा करनी पड़ी, वो भी तब जब ये खिलाड़ी औपचारिक तौर पर एक चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। 69वें नेशनल स्कूल रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए ओडिशा के 18 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इन 18 खिलाड़ियों में 10 लड़के 8 लड़कियां भी रहीं, लेकिन कड़ाके की ठंड में बच्चों को ट्रेन में टॉयलेट के पास बैठकर सफर करने पर मजबूर होना पड़ा। और इस वीडियो के सामने आते ही ओडिशा के खेल और शिक्षा विभाग पर लापरवाही के आरोप लगने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी ट्वीट कर इस घटना को देश के लिए शर्मसार करने वाला बताया। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीपी अजीत पवार गुट के एक नेता को अगवा कर मारपीट की गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता जीवन घोगरे पाटिल को पहले किडनैप किया गया और फिर उनसे मारपीट की गई। पिटाई की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुट गई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे नितिन नबीन ने पटना में रोड शो किया। इस रोड शो में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। यूपी के पीलीभीत में पूरनपुर तहसील परिसर के अंदर मारपीट होने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि वहां किसी काम के लिए पहुंचे एक युवक की बहस एक वकील से हो गई और इसके बाद वो दोनों भिड़ गए। यही नहीं, देखते ही देखते उन दोनों के जानने वाले भी लड़ाई में कूद पड़े। उधर अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में राजस्थान के कई शहरों में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने अरावली की पहाड़ियों को बचाने की अपील करते हुए वहां हो रहे खनन पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की, ताकि राजस्थान के कई जिलों को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां के अलग अलग शहरों में लोग फिर सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतरे। इसी कड़ी में उदयपुर में भी जुलूस निकाला गया, जिसमें स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। उन्होंने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर अरावली की पहाड़ियों को बचाने की मुहिम चलाई। अंदेशा जताया गया कि इससे दक्षिणी राजस्थान को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो समूचा दक्षिण राजस्थान अरावली की इन वादियों की गोद में बसा हुआ है और जो मरुस्थल है उसको आगे बढ़ने से अरावली की पहाड़ियों ने रोका है। कुछ रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा तय की थी और उसके तहत 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए दिया था और कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा और दिल्ली में भी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि इस फैसले का असर अरावली पर्वत श्रृंखला के 90% से ज्यादा हिस्से पर पड़ेगा, क्योंकि अरावली के ज्यादातर पहाड़ 100 मीटर की ऊंचाई के तय मानक को पार ही नहीं कर पाएंगे। उनके मुताबिक अरावली की पहाड़ियां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और थार रेगिस्तान की रेत को पूर्व दिशा की ओर फैलने से रोकती हैं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के सांता एना शहर में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई और हादसे को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सड़क पर मौजूद लोग तुरंत उस बस की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार में दौड़ती हुई खाई में जा गिरी। बस सड़क किनारे बने मकान को तोड़ती हुई खाई में गिरी, जिससे कोहराम मच गया। इस दौरान उसने अपने आगे जा रहे एक ट्रक को भी टक्कर मार दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर लुढ़क गया। दिल दहला देने वाला यह हादसा कोलंबिया के सांता एना शहर में हुआ। जानकारी के मुताबिक जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें करीब 25 यात्री सवार थे, जिनमें 12 बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। उधर दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील के अल्कंतारा स्पेस सेंटर में लॉन्च हुआ दक्षिण कोरिया का एक रॉकेट कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। रॉकेट लॉन्च होते ही जोरदार धमाका हो गया और इस घटना को जिसने भी देखा वो दहल उठा, क्योंकि वो रॉकेट लॉन्च किए जाने के कुछ ही देर बाद बुरी तरह क्रैश हो गया। उसे ब्राजील के अल्कंतारा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। वो बिजली की रफ्तार से आसमान की तरफ उठा और देखते ही देखते सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन इसी बीच अचानक उसमें विस्फोट हो गया और आसमान में नारंगी धुएं की चादर बिछ गई। इसके बाद वो रॉकेट सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पलक झपकते ही जमीन पर आ गया। जमीन से टकराने के बाद भी जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। देखकर ऐसा लगा कि जैसे वहां कोई खतरनाक मिसाइल फट पड़ी। जानकारी मिली कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ।
उधर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए वैष्णो देवी यात्रा के कुछ नए नियम बना दिए। हर साल नव वर्ष पर वैष्णो देवी यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचते हैं, इसलिए इस बार यात्रियों की भीड़ को काबू करने के लिए श्राइन बोर्ड ने कुछ सख्त नियम बना दिए। ये नियम यात्रियों को RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड देने के वक्त ही बताए जाएंगे। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए जाने वाले RFID कार्ड रेडियो तरंगों की मदद से काम करते हैं। नए नियमों के मुताबिक कार्ड जारी होने के 10 घंटे के अंदर यात्रियों को यात्रा शुरू करनी होगी। साथ ही वैष्णो देवी भवन में दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा लौटना होगा। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए गए और श्राइन बोर्ड का दावा यह है कि इन नियमों की वजह से यात्रियों की भीड़ को काबू करने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है इन नियमों की वजह से श्रद्धालु बिना वक्त गंवाए भवन पहुंचेंगे और भवन में दर्शन के बाद वापस कटरा आने की कोशिश करेंगे, जिससे यात्रा के मार्ग पर भीड़ कम होगी। वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से शुरू होती है। 12 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद श्रद्धालु भवन पहुंचते हैं, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरव मंदिर है और भैरव मंदिर से दर्शन करने के बाद आमतौर पर कटरा तक पहुंचने में 4 से 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन कई बार यात्रा की थकान मिटाने के लिए यात्री दर्शन के बाद आराम करने के लिए घंटों बाद वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कारोबारी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए अपनी ही दुकान पर पथराव करवा दिया। बताया गया इस साजिश में उस कारोबारी के बड़े भाई और दामाद भी शामिल थे और आरोप लगा कि कारोबारी के दामाद ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी दुकान पर पथराव किया। रात के अंधेरे में 3 आरोपी नकाब पहनकर वहां पहुंचे और दुकान पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते नजर आए। इस दौरान उन लोगों ने तेज आवाज में गाली गलौज तक की। गोली मार दूंगा। हैरान करने वाला मामला ग्वालियर के दानाओली इलाके का रहा। जानकारी मिली कि इस पथराव के बाद कारोबारी ने अपने पड़ोसियों पर हमला करवाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की और पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले उस कारोबारी की अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी और आरोप लगा कि पुलिस के सामने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए कारोबारी ने अपनी ही दुकान पर हमला करवा दिया। इस प्रकार से किसी के प्रति झूठा अपराध दर्ज करके आपराधिक षड्यंत्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि हमला करने वाले पड़ोसी नहीं बल्कि उनके ही रिश्तेदार थे। हालांकि पूरे मामले का भंडाफोड़ होने पर पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राहुल गांधी के भाषण पर देश में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने उन पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया और सबसे ज्यादा हंगामा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ऑफ इंडिया वाले बयान पर मचा। We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. और इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगा दिया। अब ये परिवारवादी गांधी वाड्रा फैमिली अब लोकतंत्र का ही विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसीलिए देश की जनता राहुल गांधी को एक एंटी इंडिया पॉलिटिशियन के रूप में देखती है। राहुल गांधी ने बर्लिन में दिए अपने भाषण में एक बार फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। इधर दिल्ली पुलिस ने QR कोड के जरिए ठगी करने वाले एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर QR कोड के जरिए ठगी करने वाले एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी दुकानों में लगे QR कोड से छेड़छाड़ कर उसे अपने बैंक से लिंक कर देता था और ग्राहकों से मिलने वाले पैसे दुकानदार के अकाउंट की बजाय आरोपी के खाते में पहुंच जाते थे। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी। उन लोगों ने उस युवक पर लाठियों से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि उस युवक का उन लोगों से झगड़ा चल रहा था और उन्होंने इससे पहले भी हमले की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि अपने शौक पूरे करने के लिए आरोपियों ने शामली के अस्पताल से कई मेडिकल उपकरण चोरी कर लिए थे, लेकिन शहर से बाहर जाते वक्त पुलिस ने उनकी गाड़ी को तलाशी के लिए रोका और सामान के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि ये कोडीन सिरप मामला है क्या जिसने उत्तर प्रदेश में बवाल मचाया हुआ। तो पहले तो यह समझने की जरूरत है कि कोडीन सिरप एक कफ सिरप होता है, यानी खांसी का सिरप होता है, यानी एक दवा है जो खांसी ठीक करने के लिए डॉक्टर देते हैं।
इसमें कोडीन नाम की एक चीज होती है जो दर्द कम करती है और खांसी रोकती है। और कोडीन नाम का यह पदार्थ आता कहां से है? अफीम के पौधे से आता है। लेकिन यह दवा ही है और बाकायदा इसका बहुत ही संतुलित तरीके से सिरप में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कोई सिरप को ही ज्यादा पी ले या गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो इससे नशा भी होता है। मतलब यह सिरप ड्रग्स की तरह काम करता है। तो इसका इस्तेमाल शराब या ड्रग्स की जगह कई लोग करते हैं। कोई शक नहीं करता कि आप नशा कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे दिखाते हो कि आप तो दवा ले रहे हो। लेकिन ड्रग्स की तरह ही इसकी लत भी लग जाती है और शरीर को बहुत नुकसान होता है, जैसे नींद ना आना, चक्कर आना या गंभीर बीमारियां भी हो जाने का खतरा होता है। तो ऐसी दवा बन कैसे रही है और मिल कैसे रही है? तो कानून तो यह है कि यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर ही मिल सकती है। लेकिन वो तो कई दवाओं के लिए ऐसा ही कानून है, लेकिन कानून मानता कौन है? कुछ लोग इसे गैर कानूनी तरीके से बेचते हैं और खरीदते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि पुलिस को पता चला कि एक बड़ा गिरोह कोडीन सिरप को गैर कानूनी तरीके से बना रहा है, स्टोर कर रहा है, बेच रहा है और सीमा पार नेपाल बांग्लादेश तक स्मगल कर रहा है। पुलिस को पता चला कि यह गिरोह बहुत बड़ा है। इसके तार कई राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक, झारखंड तक फैले हैं। आरोप है कि ये लोग दवा कंपनियों से सिरप चुराते या डाइवर्ट करते हैं, फिर नशे के लिए बेचते हैं। बिहार में जैसे शराबबंदी है तो वहां नशे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकी जगहों में भी बताते हैं कि ये शराब और ड्रग्स के नशे से सस्ता पड़ रहा था, इसलिए बिक रहा था। यहां तक कि आरोप है कि बांग्लादेश तक इसकी तस्करी हो रही थी, क्योंकि वहां इस्लामी माहौल में शराब तो पीना बड़ा जुर्म माना जाता है, जबकि इसका सेवन तो दवा के नाम पर हो रहा था। और यह पूरा धंधा 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। और आरोप है कि यह सब संगठित तरीके से हो रहा था। मतलब ये बनाने वाली फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डीलर सब मिले हुए थे। पुलिस की जांच में विभोर राणा नाम के व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और बता रहे हैं कि उसकी कंपनी को 2016 में लाइसेंस मिला था। उसके साथियों के नाम आ रहे हैं सौरभ, पप्पन, शुभन जायसवाल, मनोज यादव। मनोज यादव के वाराणसी के गोदाम से पुलिस ने बहुत सारा सिरप बरामद करने का दावा किया। आरोप है कि यह गिरोह हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करके काम करता था और नेपाल की सीमा पर जिस छांगुर बाबा नाम के व्यक्ति का कुछ महीने पहले धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के मामले में नाम आया था ना, आरोप है कि उस छांगुर बाबा का नेटवर्क इस गिरोह को सिरप स्मगल करने में और हवाला के जरिए पेमेंट देने में भी मदद करता था। मतलब आरोप यह है कि यह सब एक बड़ा सिंडिकेट है जो सीमा पार काम करता है। अब सवाल यह कि यह पता कैसे चला कि कोडीन वाले कफ सिरप का ड्रग्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है और यह स्मगलिंग हो रही है? तो उसमें खबरें यह हैं कि जांच तो पहले से चल रही थी, लेकिन आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत की खबरें आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि देश में कई जगह अलग अलग राज्यों के औषधि विभागों ने अपने यहां मिलने वाले कफ सिरप की जांच शुरू की थी। उस जांच में मध्य प्रदेश में जैसे कोल्ड्रिफ नाम के कफ सिरप का उत्तर प्रदेश में कोई केस हुआ हो या कोई मौत हुई हो, ऐसा तो सामने नहीं आया। लेकिन जांच इस कोडीन वाले कफ सिरप की ओर मुड़ गई। शक पैदा हुआ कि इतना सारा कोडीन वाला कफ सिरप कहां जा रहा है और ये करोड़ों सिरप की बोतलों को कौन खरीद रहा है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई और जांच शुरू की। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इससे कोई मौत नहीं हुई है, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कहा। लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और सरकार ने एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इसमें पुलिस और दवा विभाग के अधिकारी हैं। उन्होंने रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, माफ कीजिएगा, और अब तक 79 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 250 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है, 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 134 कंपनियों पर छापे मारे जा चुके हैं। ईडी ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात में 25 जगहों पर रेड की है। यह सब नशीले ड्रग्स के सख्त कानून के तहत हो रहा है, ड्रग्स वाले कानून यानी NDPS एक्ट के तहत हो रहा है। क्योंकि जैसा बताया कि कोडीन नाम के पदार्थ को अफीम के पौधे से निकाला जाता है, वैसे ही जैसे अफीम निकाली जाती है या मॉर्फिन जैसी दवा बनाई जाती है, उसी तरह कोडीन भी उसी पौधे से निकाली जाती है। यह दर्द कम करने में और खांसी रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। खांसी के सिरप में कोडीन मिलाई जाती है ताकि सूखी खांसी बंद हो जाए। जैसे कुछ सिरप में कोडीन के साथ दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनसे बलगम को ढीला किया जाता है और यह खांसी को कम करती है। डॉक्टर इसे हल्के दर्द या खांसी के लिए देते हैं, लेकिन इसको लेना होता है केवल डॉक्टर की सलाह पर। यह कोई खांसी की जादू की दवा नहीं है, बल्कि एक सामान्य मेडिसिन है जो दवा की दुकानों पर मिलती है। लेकिन टेक्निकली कोडीन एक ओपियोइड है। मतलब क्या? मतलब यह दिमाग के
दिमाग के उस हिस्से को सुन्न करने का काम करती है जिस हिस्से से शरीर को दर्द का एहसास होता है। मॉर्फिन में भी ऐसा ही होता है, मतलब दिमाग को दर्द का सिग्नल नहीं जाता, जिससे दर्द सहना आसान हो जाता है और राहत का एहसास होता है, नींद आती है, आराम मिलता है। लेकिन अगर कोई इसे ज्यादा मात्रा में ले ले या लंबे समय तक इस्तेमाल करता रहे तो यह नशे की लत लगा देती है, शरीर को आदत पड़ जाती है और बिना इसके बेचैनी होने लगती है, ड्रग्स की तरह। एक्सट्रीम केस में सांस पर असर पड़ता है, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। मतलब यह शराब या किसी नशीली चीज की तरह काम करती है। और ऐसा बहुत सी दवाओं में होता है। कई दवाओं में आपको पता होगा कि नींद आती है या इस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन कोडीन वाले सिरप का क्या है कि क्योंकि यह खांसी की दवा है, इसलिए इसको उतनी सीरियसली उस नजर से देखा नहीं जाता कि यह कोई नशे का सामान भी हो सकता है। हालांकि दुनिया में कई जगहों पर इसके इस्तेमाल पर बहुत सख्त कंट्रोल रखा जाता है। ब्रिटेन में यह दवा दुकानों पर बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलती है, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि वहां भी इसकी लत लगने की शिकायतें मिली थी। नाइजीरिया में तो कोडीन वाले सिरप को बनाना और आयात करना ही बैन कर दिया गया है। पूरे स्टॉक का रिकॉर्ड और बिक्री का रिकॉर्ड रखने का नियम तो भारत में भी है, लेकिन जाहिर है कि नियमों में कोई लूप होल निकाल लिए गए हैं अगर ऐसे गिरोहों की बातें सामने आ रही हैं तो। बच्चों को तो यह सिरप देने पर लगभग सब जगह मनाही है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के लिए होने के पीछे यह कारण लगते हैं कि यह एक दवा है। दवा है तो लोगों को लगता है कि खतरनाक तो होगी नहीं। शराबबंदी वाले बिहार जैसी जगहों में इसके नशे में कानून का डर नहीं रहता, इससे शराब जैसी गंध भी नहीं आती, तो जिनको लत लगी होती है वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने नशा किया हुआ है। बांग्लादेश जैसी जगह में इसकी तस्करी की जो बातें सामने आ रही हैं उनमें तो यही लग रहा है क्योंकि वहां इस्लामी समाज है जिसमें शराब को हराम माना जाता है, तो वहां नशा करने वालों में इस तरह के नशे की डिमांड रहती है। और यह सिरप कोई बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह कि आरोप यह लग रहे हैं कि बांग्लादेश में कई संगठन इसको खरीदकर खाड़ी के देशों में भी भेज रहे थे और सारी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही थी। यानी शराब की जगह इसका सेवन करने का मामला सिर्फ बांग्लादेश के अंदर तक का नहीं था, बल्कि वहां से कई और इस्लामी देशों में इसकी सप्लाई हो रही थी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यानी अभी तो इसकी कई परतें खुलनी बाकी हैं, लेकिन खांसी की यह दवा की शीशी उतनी मासूम नहीं जितना देखने से लगती है। 100 बात की एक बात। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड की सेना का एक हेलीकॉप्टर कंबोडिया के बॉर्डर पर क्रैश हो गया। कंबोडिया बॉर्डर पर थाईलैंड की सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि बॉर्डर पर चल रहे तनाव की वजह से हेलीकॉप्टर मिशन पर था, लेकिन उसमें कुछ खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वो जमीन से टकरा गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 4 जवान घायल हो गए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच भारत और श्रीलंका के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 43 अंक गिरा तो निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 26,177 पर पहुंच गया। इसके बावजूद निवेशक करीब 30,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में रहे। सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी और फार्मा इंडेक्स में रही, जबकि मेटल और एफएमसीजी निक्स में खरीदारी देखी गई। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे क्रिसमस के मौके पर होने वाला कार्यक्रम तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। वहां उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के एक होटल में 24 दिसंबर की शाम को क्रिसमस का जश्न मनाया जाना था, लेकिन तीर्थ पुरोहितों और कुछ हिंदुवादी संगठनों ने इसको लेकर आपत्ति जताई और विरोध के बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे 24 दिसंबर की शाम को यह कार्यक्रम होने वाला था। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के उस होटल में पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी। इसके साथ ही प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो और कई पोस्ट भी डाल दी गई थी। लेकिन इस बीच तीर्थ पुरोहितों और कुछ हिंदुवादी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द न करने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी और इसके बाद होटल प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हरिद्वार में गंगा तट के पास मौजूद भागीरथी नाम के उस होटल में क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने इसे सनातन परंपराओं के खिलाफ बताया। क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। गंगा नदी के किनारे मौजूद भागीरथी होटल को उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बनाया था।
हालांकि यह होटल एक निजी कंपनी की देखरेख में चलता है। उधर मुंबई के विक्रोली इलाके में बुर्का पहने एक व्यक्ति को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर बुरी तरह पीट दिया। बताया गया कि वो व्यक्ति उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे। उन्होंने इसीलिए बुर्का पहन रखा था ताकि वो लोग उन्हें देखकर भाग ना जाए, लेकिन सड़क पर खड़े लोगों ने बुर्का पहने व्यक्ति को बच्चा चोर समझ लिया और उनकी पिटाई कर दी। उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भाग न सके।